नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय विभीषण को पसंद आ रहे हैं और क्यों दूसरी पार्टियों से बीजेपी फिर पोचिंग के लिए निकलने वाली है और नाराज नेता जो विपक्ष के हैं उनको पटाके अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक्चुअली कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर ही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है, रीढ़ है। इसी कैडर के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन सत्ता का अपना एक कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है और वो बड़ा समावेशी होता है, जिसमें आपको सिर्फ अपनी ही पार्टी नहीं, तमाम तरीके के सैनिकों की ज़रूरत होती है, तमाम सेनापतियों की ज़रूरत होती है और किस्म किस्म की रणनीति भी की आवश्यकता होती है। तो दुश्मन की सेना पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कड़ी नज़र रहती है कि कैसे वहाँ से नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाया जाए और उनके जरिए चुनाव में एक माहौल क्रिएट किया जाए। तो जो काम 2017 और इसके पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, उसको 2019 में उसी प्लान को फिर से दोहराने की कवायद है। मामला अब तक गोपनीय था, लेकिन पोल खुल गई है। खुली ऐसे क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश यूनिट के, उन्होंने गलती से मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दिया बातों बातों में कि जो भी सपा बसपा और दूसरे दलों के नाराज नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, या हम ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज हैं। तो इस तरह ये बात सार्वजनिक हुई और सामने आई कि बीजेपी फिर 14 और 17 वाली पोचिंग के अभियान पर निकली हुई है। एक डेटा है मेरे पास जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 150 ऐसे एमएलएज हैं उत्तर प्रदेश में जिनका भारतीय जनता पार्टी का उनमें उनके रूट में नहीं रही है, यानी वो दूसरे दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या बीजेपी में रहते हुए वापस दूसरी पार्टी में गए, फिर लौटकर उनकी घर वापसी हुई। तो आप सोचें कि 325 में से 150 एमएलए दूसरी पार्टियों से लाकर रखे गए, यानी तकरीबन 40% एमएलए दूसरी पार्टी से, दूसरे दलों से, विपक्ष से आए हैं, जिनका अतीत समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का है। तो ऐसे में बस इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की पोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। 2019 में क्या काम के नाम पर नहीं जाएगी बीजेपी? मोदी सरकार के कामकाज का एजेंडा नहीं होगा? एजेंडा क्या समाजवादी पार्टी होगी? एजेंडा क्या बीएसपी होगी? एजेंडा क्या आरएलडी पर डोरे डालना होगा? एजेंडा क्या सपा बसपा से नाराज नेताओं को अपने पाले में लाना होगा? क्या एजेंडा होगा? दरअसल 5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी उतनी ही काम करती है जितना लंबे अरसे से राजनीति में सत्ता में रहने पर होती है। बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि 14 वाली लहर अब नहीं है, तो उनको तमाम तरीके से रणनीति में अपने बदलाव करने पड़ेंगे, रणनीतिक तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो वहाँ कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ नियम भी होते हैं और तमाम बार ऐसी होते हैं कि सिर्फ युद्ध जीतना है, एक ही नियम होता है। बीजेपी भी उसी की तैयारी में है। तो पोचिंग की तैयारी शुरू हो गई। अब आप सुनते रहेंगे कि बीजेपी किस किस को अपने पाले में तोड़कर लाती है और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि किन किन लोगों पर उसकी नज़र है। तो मैंने आज इसी विषय पर एक खास डिबेट आमंत्रित की है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सपा बसपा से नाराज नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नज़र है और आज अखबारों ने भी इसको हेडलाइंस खबर दी हुई, जिसमें ये बात बड़ी प्रामाणिकता से कही गई है। मनीष शुक्ला यूपी में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अब्बास अली जैदी साहब समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाईडी शुक्ला साहब राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर हैं। थोड़ी देर में सुची विश्वास भी हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव प्रीत पाल सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं। सर्वेश द्विवेदी जी को मैंने आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत जाने माने विचारक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं दिल्ली से, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मनीष जी, मैंने तो सोचा था कि आप मोदी सरकार के कामकाज, योगी सरकार के काम के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे, अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगेंगे, अच्छे दिनों के आधार पर वोट मांगेंगे, लेकिन आप तो वही अभियान पर फिर निकल गए जो काम आप 14 और 17 में करके आए। ब्रजेश जी, देखिए 2019 का एजेंडा निश्चित रूप से विकास ही होगा और अभी हमने संपर्क फॉर समर्थन एक अभियान भी चलाया, जिसमें हम लोग जाके मिलकर अपने 4 साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं, उसी आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का जो बयान आप उद्धृत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी सवाल के जवाब
पर था उनका वो कोई भाषण नहीं था, सवाल का जवाब था उनका। और अगर इसको शाब्दिक अर्थ में देखें तो विभीषण एक प्रवृत्ति है और रावण एक प्रवृत्ति है। यानी विभीषण वो प्रवृत्ति है जो रावण राज से मुक्ति के लिए, रामराज की स्थापना के लिए अपने भी भाई बंधुओं पे हमला करने से नहीं चूकती, अर्थात समाज और देश की रक्षा तो आप, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, देखिए तसल्ली से पूछ रहा हूँ, आपको तो वही पसंद है, विभीषण ही पसंद आया ना? नहीं, मैंने कहा, मैंने तो कहा अपने काम के आधार पर जाते शुक्ला जी, अपने काम के आधार पर ही जाते, चुनाव तो जा नहीं रहे हैं। चुनाव का एजेंडा इनको, इन पर तो नजर आप पे ऊपर ही फैला चुनाव का एजेंडा तो है, बोले ना, चुनाव का एजेंडा विकास है, विकास है और विकास है। लेकिन निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना के लिए विभीषण की प्रवृत्ति होना आवश्यक है। हाँ। अगर ऐसा कोई प्रवृत्ति जो राम राज्य को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, और वो त्रस्त कहां से है? विभीषण त्रस्त किससे थे? वो रावणी प्रवृत्ति से त्रस्त थे। अगर विभिन्न दलों में ऐसे रावणी प्रवृत्ति से त्रस्त लोग हैं, आपको अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए आपको विभीषण की तलाश है। नहीं, प्रभु राम को भी अपने बाहुबल पे भरोसा था, हनुमान जी पे भरोसा था। लेकिन निश्चित रूप से अगर राम राज्य की स्थापना में कोई सहयोग करने को तैयार है, रावणी प्रवृत्ति को के विनाश के लिए तैयार है, तो अगर वो सहयोग कर रहा है तो राजनीतिक दल होने के नाते उनका सहयोग लेंगे। लेकिन हमारा भी आपके पास है, केंद्र में आप हो, आप कौन से रावणों को खत्म करना चाहते हो? नहीं, प्रवृत्ति को मैंने इसीलिए कहा, शाब्दिक अर्थ है विभीषण और रावण। प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति तो सत्ता में हम इधर है, फिर भी प्रवृत्ति तो रह सकती है उधर। थोड़ा आज मैं अर्ली जोड़ना चाहता हूं सर्वेश द्विवेदी जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक, आज मैं इनको पहले इस डिबेट में लाना चाहता हूं। सर, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल जो संसदीय लोकतंत्र पर के आधार पर काम करता है, सामान्य तौर पर सत्ता में रहता है तो अपने कामकाज के आधार पर, जनता के बीच अपने चलाए हुए कार्यक्रमों के आधार पर, और जो भी विकास कार्यक्रम उसने किए हैं, जिन वादों को किया, जिन घोषणा पत्र का जिक्र था उसको पूरा किया, उस पर जाता है। या इस पे न जाकर हमें इस पर जाना चाहिए कि हमको विभीषण वाली प्रवृत्ति तलाशनी होगी क्योंकि हमको तथाकथित रावण राज खत्म करना है। राज तो आपका है। ये किस प्रकार की राजनीति की प्रवृत्ति है सर? ये अवसरवाद नहीं है राजनीति में? देखिए जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल भारत समाचार पर 1 वर्ष पूरा होने पर सफल प्रसारण के लिए धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने इसको 1 वर्ष ठीक प्रकार से, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं है और अच्छा परिणाम आए। और दूसरे जो आपने प्रश्न किया है, ये अभी 19 के चुनाव में अभी विलंब है और राजनीतिक पार्टी अपने अपने एंगल से गुट बनाना, एक धड़ा बनाना, किसी को लेना, किसी को निकालना, ये सब चीज़ें जो राजनीतिक पार्टी का एक परिदृश्य रहता है उसमें करते हैं। मेरा इसमें ये मानना है कि देश के लिए आज आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के उन्नयन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि कैसे इस देश का भला हो, देश में रहने वाले राष्ट्रीयता के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। लेकिन यहाँ दिखाई ये पड़ रहा है कि एक जो सरकार में है और एक जो सरकार में नहीं है, वो मिलकर के सरकार में है उन्हें बाहर करना चाहते हैं, और जो सरकार पर सर एक चीज बात मुझे बताओ, मैंने जो थोड़ा बहुत मेरी समझ है वो ये कहती है कि राजनीति विचारधारा के आधार पर की जाती है ताकि जनता के बीच जो कामकाज हैं उनको बेहतर तरीके से जनता के उन्नयन, उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। लेकिन राजनीति इस तरह से अगर आप विभीषण तैयार करके दूसरी पार्टी के दूसरी विचारधारा के लोगों को अपने यहाँ लाते हैं तो ये अपनी ही विचारधारा के साथ समझौता करना और अपने ही काम पर सवाल प्रश्न खड़े करना होता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आज आवश्यकता विचारधारा पर दृढ़ता से उसको लागू कराने की है, और आज जो दैवयोग से बन रही है स्थिति, वो सभी गैर विचारधाराओं के लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि किसी प्रकार से हम जो सरकार में उनको कैसे बाहर करें। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो सरकार में वो भी विचारधारा को रखे हुए भी बाकी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे लगता है कि विचारधारा गौड़ हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विचारधारा ही प्रथम सर, कोई भी संस्था हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी कंट्री हो,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। उस विचारधारा में आप दूसरी विचारधारा के लोगों को इसलिए महज लाते हैं क्योंकि आपको एक चुनाव जीतना है। यही विचारधारा से समझौता करना तो हुआ, और किसे कहते हैं विचारधारा से समझौता करना? बिल्कुल आपका कहना सही है कि विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए, और इसके लिए भारत का संविधान अपने में परिपूर्ण है जी, और उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। भारत के संविधान उस पर पे दृढ़ बात ही विश्वास नहीं रख के सर, कार्य करना मैं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पे बात कर रहा हूं सर। यहाँ विचारधारा से समझौता हो रहा है। भारतीय, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंचशील और पंच तत्व हैं वो भारतीय संविधान के अनुरूप ही हैं, और अगर उस पर ये कार्य करेंगे तो भारतीय संविधान को ही ये स्थापित करने का काम करेंगे, संसदीय और उसी लोकतंत्र पर का काम हिस्सा करना है। चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन विचारधारा दृढ़ रहनी चाहिए। मेरा तो यही संकल्प है, बाकी कोई बदलता है तो बदले। बिल्कुल सही है, मैं उससे जी मैं इससे सहमत हूँ। मैं अब्बास अली जैदी साहब को इस डिबेट में सर शामिल करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सो मच जैदी साहब, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि निगाह आपके यहाँ अधिक है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आप ही के यहाँ से पोचिंग करके लाएंगे सो कॉल्ड विभीषण को ये लोग। अब देखिए मनीष भैया हमारे बड़े भाई हैं जी, और उन्होंने प्रवृत्ति की बात की, उस वक्त की प्रवृत्ति की बात की जहाँ पे सत्ता थी कहीं और उस सत्ता को ख़त्म करने की बात थी। अब यहाँ पे सत्ता में ये है, और किस तरह की प्रवृत्ति से इन्होंने काम किया है 4 वर्षों में। वो जितने बाई इलेक्शन 2014 के बाद इस देश में हुए हैं, उसमें देश की जनता ने इनको बता दिया है कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गठबंधन को लेकर के इतनी चिंता जितनी इनके अंदर है, उससे ज़्यादा चिंता अगर अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार करती तो निश्चित तौर पर इनके सामने ये सब परेशानियां ना होती। आपको चिंता है कि आपके यहाँ कोचिंग हो सकती है, शिकार हो सकते हैं? डूबते जहाज पे कौन सवार होना चाहेगा? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपने कारनामों से, अपने झूठ से और संकल्प पत्र में कहीं एक भी बात को ना मान करके इस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। ये डूबता हुआ जहाज है। अच्छा, ये जो 4 उपचुनाव क्या जीत लिए? आप में तो ऐसी भावना आ गई कि आप तो कह रहे हैं बीजेपी डूब रही है, जबकि देखिए लगातार एक के बाद एक स्टेट जीतते जा रहे हैं। आपकी बातों से थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कुछ अहंकार आ गया है आपको कुछ उपचुनाव जीतकर। ब्रजेश भाई, मैं समझता हूं आप एक बहुत सीनियर और एक जिम्मेदार सहाफी हैं। ये सरकारें बनना और जीतना दोनों अलग है। जहां 2 सीट है वहां पे भी इनकी सरकार है विधानसभा में। हाँ। जहां ये बहुमत में नहीं है वहां भी सरकार है। तो ये सरकार बनाने में महामहिम राज्यपालों का धन्यवाद दें। देश की जनता और प्रदेश की जनताएं इनके साथ नहीं थी। क्या आपको इस बात की कोई फिक्र है कि आपके यहाँ कहीं शिकार ना हो जाए? मैं तो यही बात बार बार कहना चाहता हूं कि आपके आदरणीय अध्यक्ष ने जो कहा कि हम इस फिराक में कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा गठबंधन से हम ले लेंगे, तो क्या आपके यहाँ अकाल है? आपके यहाँ लोग टिकट नहीं चाह रहे? अगर आप गठबंधन के ऊपर ऐसी निगाह रखते हैं तो जिस सीट पर आप गठबंधन का लेके जाएंगे वहां आप वाला क्या करेगा, इस पर भी विचार कर लीजिए। इन सब बहस में ना पड़िए। जिस जिम्मेदारी से आपको प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, उस प्रदेश की जनता का काम पूरा। थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आजकल मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कैटेगरिकली बड़ी सिंपैथेटिक है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि डोरे डाले जा रहे हैं आपके ऊपर। आप ठीक तो हैं? और आपका स्टैंड क्या है इस वक्त? मिश्रा जी, आपको धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। मैं अपनी बात 2 बातों से शुरू करना चाहता हूं। एक तो गलतफहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था। हम लोग तो छोटे से वैद्य हैं, क्या कह सकते हैं। इनको गलतफहमी ये हो रही है कि अभी कल तक गठबंधन को ये कह रहे थे चूहा बिल्लियों का इकट्ठा होना। आज गठबंधन और छछूंदर बोले तो नहीं, आज गठबंधन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वहां से जो लोग छूटेंगे उनको हम ले लेंगे। इसका मतलब क्लियर स्पष्ट है कि इनकी ये अपना आत्मविश्वास, आत्मबल सब खो चुके हैं। और उसका कारण सिर्फ ये है कि इन्होंने 4 साल और 1.25 साल में कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके बल पर ये सरकार जनता के बीच जाकर के फिर से वापस लौटने। देखिए ये स्टोरीज फिर से आनी शुरू। मुझे मेरी बात पूरी बोले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी कल हुआ है। इन्होंने कहा राष्ट्र हित में मैं पीडीपी से अपना समझौता करता हूं। सारा समझौता इनका राष्ट्र हित में हुआ, और फिर कल इन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में ही मैं अलग हो रहा हूं। तो आखिर इनका राष्ट्र हित क्या है? इसका मतलब राष्ट्र हित कोई चीज नहीं है, सब अपना हित है।
और ये अपने हित के लिए ही ये आज इस बात पर है कि जो वहां से कूड़ा करकट रह जाएगा, अच्छा आपको वापस मैं यूपी लाता हूँ, वापस यूपी लाता हूँ। न अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, हाँ। न अपने काम। अब मेरा एक सवाल है शुक्ला जी, आप गुस्सा छोड़ें बीजेपी पे। गुस्सा नहीं, हाँ। गुस्सा नहीं है ये मैं असलियत बता रहा हूँ। हाँ, अब एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी कुछ कैरेट लटकाई हुई है राष्ट्रीय लोकदल के लिए, तो आपका स्टेटस क्या है? आप गठबंधन के साथ हो, न्यूट्रल हो, किसी के साथ नहीं हो, या बीजेपी के प्रति कुछ गठबंधन में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। गारंटी है इस बात की? जी गारंटी है बिल्कुल इस बात। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी को अपने क्या काम पर भरोसा नहीं है? ब्रजेश, आपका शीर्षक बड़ा अद्भुत है जी, धन्यवाद। बीजेपी को विभीषण पसंद है। हाँ। शीर्षक पहले एक बात और कह दूं, चूंकि जिक्र कर दिया, भारत समाचार के एक कामयाब साल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और कम से कम मुझे इस बात का अवसर मिला है कि भारत समाचार की पहली डिबेट में भी मैं था, और आज एक साल भर के बाद की पहली डिबेट में भी मैं रहा हूँ। दो बातें सुनिए। शीर्षक अद्भुत है, बीजेपी को विभीषण पसंद है। मुझे लगता है कि बीजेपी को विभीषण ढूंढने या शिकार करने के बजाय उनके भीतर जो रावण है पहले उनका दहन करना होगा। ये जनता का रावण किस प्रकार का? अहंकार का रावण जी, काम का रावण क्या है? देखिए, अहंकार का रावण तो कहीं न कहीं है, इंडिविजुअल्स में है। शायद बीजेपी की टॉप लीडरशिप इसको समझ रही होगी। जनता ने उनकी सरकार बनाई है, हो सकता है कि मतलब विरोधी दलों में चिड़ हो इस बात की कि बीजेपी को। देखिए, गर्वोक्ति और श्लाघा की सरकार नहीं बनाई है जनता ने। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर डिलीवर करने का एक अद्भुत ऐतिहासिक मैंडेट दिया है। पर उनको तो विभीषण ढूंढ रहे हैं ना। विभीषण, देखिए, पॉलिटिक्स है, एग्रेशन की पॉलिटिक्स का दौर है। हाँ। और एक बात जान लीजिएगा, अभी आपने विचारधारा और नैतिकता की बात की, माफ कीजिएगा, सियासत के शोरूम तक अब विचारधाराएं सिमट कर रह गई हैं। जो स्टॉक वाला बहुत बड़ा खाना है वहां सब कुछ चलता है, तोड़। पर हेमंत जी, मैं मानता हूं कि कोई भी व्यवस्था हो वो एक विचारधारा के तहत ही चलती है जी। आज नहीं कल ये बात राजनीतिक दलों को समझ में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अभी मौके पर आप क्या देख रहे हैं? विचारधारा तो सबकी बहुत अच्छी है, मैं भाजपा की विचारधारा की बड़ी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं भाजपा को लोगों से अलग क्यों मानूं? जब आप खुद ही कह रहे हो, हम भी मान रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो जो नाराज लोग होंगे, असंतुष्ट लोग होंगे, उनके पकड़ेंगे। नंबर एक बात, फिर या तो तय कर लें कि बाभन, ठाकुर, बनिया, तेली, कहार, कुहार, हिंदू, मुसलमान नहीं करेंगे। विचारधारा की पॉलिटिक्स तय होती है। दुर्भाग्य है ब्रजेश जी, कृपया सुनिए और सारे राजनेता सुन लें कि इस देश की जमहूरियत को फिर से पक्का करने के लिए, उसकी बुनियाद मजबूत करने के लिए सुचि विश्वास और दुष्यंत नागर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत स्वागत आप लोगों का इस डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मेरे साथ प्रीतपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। सुचि विश्वास जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं, थोड़ा सा कांग्रेस को चौकन्ना और सतर्क रहने की ज़रूरत शायद अब वक्त आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलती से ही सही ये स्टेटमेंट दे दिया है कि सपा बसपा कांग्रेस के नाराज नेताओं पर उनकी नज़र है। तो आप अपने यहाँ के नेताओं को कैसे बचाएंगी? देखिए, गलती से नहीं, कभी कभी जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है। तो किसी मानसिक स्थिति में ये जो वास्तविकता है, ये उनके मुखारविंद से उद्गार। मानसिक अवस्था आजकल बड़ी अजीब चीज है, कहीं ना कहीं पता नहीं कब किससे चिट्ठी लिखा लेती है। कहीं ना कहीं उनकी मना स्थिति ऐसी रही होगी कि उन्होंने वास्तविकता से जुड़ा हुआ। क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले जो ये कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना थी, और वर्तमान में जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां 45% से ज्यादा पूर्व कांग्रेसियों के साथ ही, तो ये जो भाजपा भी कांग्रेस युक्त है, और हर जगह जो उनका सरकार बनाने का तरीका है, जैसा अभी आरएलडी के नेताजी ने भी कहा कि कश्मीर राष्ट्र हित में उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, और राष्ट्र हित नहीं हो रहा है। कल राम माधव जी का पोचिंग से बचाइए अपने लोगों को। रीता जोशी भी आप ही के यहाँ से आई हैं बीजेपी से, पोचिंग, सरोदानंद सोनेवाल आप ही के यहाँ से आए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आप ही के यहाँ से आए हैं। देखिए, जहां कुछ लोग व्यक्त के साथी होते हैं, कुछ लोग वक्त के साथी होते हैं, जो वास्तव में, भाई पत्रकारिता का उदाहरण लेते हैं, क्यों राजनीति, क्या सब लोग एक ही स्थान पर रुके हैं? कुछ अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते परिवर्तन को बिलोंग करते हैं, और कुछ अपनी विचारधारा के चलते। पर विचारधारा भी तो कोई चीज होती है ना। निश्चय ही विचारधारा कोई चीज होती है। और चूंकि अभी हेमंत तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता ने उनको मैंडेट दिया, लेकिन पंचकोसी परिक्रमा से फुर्सत हो और ये जाति और धर्म की राजनीति से फुर्सत हो तो वो इसको देखें। लेकिन उनके अपने कार्यकर्ता तो योगा कर रहे हैं, जब उनके पास अभाव होगा तो वो पोचिंग ही करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट,
प्रीतपाल सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। जिस वक्त बात होनी चाहिए विकास की, जिस वक्त बात होनी चाहिए रोजगार की, जिस वक्त बात होनी चाहिए उद्योग धंधों की, जिस वक्त बात होनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था की, जिस वक्त बात होनी चाहिए काले धन की, उस वक्त बात हो रही है कि विपक्ष से विभीषण कैसे तलाश के ले आओ। ब्रजेश जी, मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस तरह से रही है। जब 2012 में एक आंदोलन खड़ा हुआ था, अन्ना आंदोलन, उस समय कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के नाम से, नहीं चाहता, बट उसी की उपज है। मैं एकदम उसको जोड़ दूंगा इसी के साथ, इसमें ऐड कर रहा हूं। 2 मिनट का समय दीजिए, सुनने का मादा रखिए जरा। 2012 में जब अन्ना आंदोलन जब खड़ा हुआ था, तब भी इन्होंने विभीषण को ही इन्होंने बदनाम कर रखा है। इनके हिसाब से किरण बेदी विभीषण थी, बीके सिंह जी की विभीषण थे। इन्होंने अन्ना आंदोलन को उजाड़ने का, उससे फायदा लेने का काम किया। 2014 में भी किरण बेदी को बीजेपी ले गई। आज की डेट में मेजर साहब को बीजेपी ले गई। सर, हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ तब एक भ्रष्टाचार माना था, मगर आज भ्रष्टाचार के साथ साथ एक दूसरे भाईचारा खत्म करने के लिए सरकार खड़ी हो गई है, तब हम लोग एक मंच पे आना पड़ रहा है। आज भाजपा का मैनिफेस्टो जो था अपना, एक उनकी सोच थी, एक विचार लेके आई थी उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर, उन्होंने वो कहाँ खड़ी है। किसान को उन्होंने कहा था कि हम फसल, उनके जो उनका जो ऋण है उसको माफ किया जाएगा, ब्याज मुक्त उनको फसल दी जाएगी, उनको मदद की जाएगी। 14 दिन के अंदर गन्ना संस्थानों जो गन्ना किसान है उनका मूल्य दिया जाएगा। नेता पर बीजेपी की नजर है सर, ऐसा नहीं है, किसी तरह कभी है, बहुत बड़े उन पर नजर है। मैनिफेस्टो पे कभी नहीं अड़े हैं। 500 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है। वो छात्रवृत्ति इनकी कहाँ है? 100 दिन में गड्ढा मुक्त पूरा प्रदेश बनाने जा रहे थे, गड्ढा मुक्त कहाँ इनका प्रदेश है? भाई दुष्यंत नागर जी, थैंक यू सो मच। ये अपनी कथनी और करनी में कभी नहीं। दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। डिबेट में अभिनंदन। मैं जानना चाहता हूं कि ब्रजेश जी, आपके चैनल का 1 वर्ष पूरा होने पर मैं आपको बधाई देता हूं। जिस बहादुरी के साथ, जिस बेबाकी के साथ क्या बात है सर, आपने 1 वर्ष पूरा किया है, आप वंदन और प्रशंसा मैं आप के सबका पात्र हैं। अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद और आभार प्रकट करता अच्छा, हूं। मैं सारे पैनलिस्ट एक निवेदन करता हूं, किसी बात पे तालियां सब लोग बजा दें मेरे थैंक यू, थैंक यू, मनीष शुक्ला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई दुष्यंत नागर जी, मैं एक सवाल मेरा है आपसे कि देखिए, जब काम के आधार पर वोट मांगने की बात आई, पूछिए भाई साहब, 2 पूछिए आज। जब काम के आधार पर वोट मांगने की बात आई, तो अब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेता पसंद हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बीजेपी को विभीषण पसंद है। काम के आधार पर वोट मांगेंगे कि दूसरे यहाँ के पोचिंग करेंगे? अब देखिए, काम के आधार पे मुझे लगता है कि वोट मांगने के लायक माहौल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जोड़ तोड़ के कांग्रेस के 2 प्रवक्ता सरकार बनाने की नंबर प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता है ये। नहीं, प्लीज नहीं बोलने दीजिए आप। दुष्यंत नागर, दुष्यंत नागर जी को जवाब देना आता है, ऐसा नहीं, उनको जवाब देना आता है। प्लीज, आप भी जोड़े से हैं। हाँ, जस्ट स्ट्रेट। हाँ भाई दुष्यंत जी, गो अहेड, बोले। हाँ बोले, जस्ट वेट। हाँ देखिए, दूसरी चीज में आप लोग 5 लोग हैं। जस्ट वेट। हाँ बोले, आप बोले नागर साल जी। पहले जी, जो वादे माननीय मोदी साहब ने 4 साल पहले किए थे, जिस एजेंडे को लेके 282 लोगों का समर्थन लेके संसद के अंदर पहुंचे थे, उसमें कितने पूरे हुए? भाजपा के प्रवक्ता बता दें, आप बता दीजिए। अच्छे दिन किसके आए? देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया। राहुल गांधी जी के अच्छे दिन तो नहीं आएंगे दुष्यंत जी। आप नागर जी को बोलने दें, पहले राउंड में मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद, देखिए, नागर जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? उनको बोलने दें। विश्व हिंदू परिषद, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। टारगेट कर लेने दो ब्रजेश जी, मैं डरता नहीं। हाँ, सर एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर आज अमेरिका की एजेंसी CIA उंगली उठा रही है, तो ये कितने देश के लिए और भारतीय सरकार के लिए शर्म की बात है। हाँ। आज 70 साल तक जब तक कांग्रेस का शासन रहा, भारत के किसी संगठन के ऊपर अमेरिका ने तो बीजेपी इतनी बेचैन क्यों हो जाती है आपकी बात सुनकर? आप ब्रजेश जी जानते होंगे, सुनिए, आप बेचैन नहीं है। हमारा बस एक आग्रह है कि एक पार्टी से एक प्रवक्ता बैठाइए। सलमान खुर्शीद का अरे ये क्या बात कर रहे हैं भाई? बीच में टोकिए मत। मैं आपको एक चीज ब्रजेश याद दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दुष्यंत जी, केवल आप अपने नीचे राजनीतिक विश्लेषक हटा दीजिए, कांग्रेस लिख लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, क्यों हटा दें?
चूंकि आप कांग्रेस के मॉनिटरिंग करोगे क्या? नहीं ना, आप कांग्रेस अब के, भारतीय जनता पार्टी ये काम भी करने लगी। क्योंकि जहां कांग्रेस के प्रवक्ता जिन चैनलों पर नहीं बैठते, आप उसके कांग्रेस का पक्ष में बैठते हैं, मैंने समर्थन देखा करता है, हूं जानते हैं हम। नहीं तो एक बात बताइए भाई साहब, नहीं तो बुराई क्या है? आपको डर लगता है क्या? कोई बुराई नहीं है, बस आप कांग्रेस लिख लीजिए। कांग्रेस का समर्थन करना देशद्रोह है क्या? नहीं, देशद्रोह है लिख क्या कांग्रेस का लीजिए। समर्थन करना? लिख लीजिए बस। नहीं, बी फिटेड रिप्लाई है। अरे, लिख लीजिए। नागर साहब गो अहेड, नागर साहब गो अहेड। ये तो भाई कोई बात नहीं हुई। हाँ बोले, आप बोले। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या हुआ? बिजली का दाम बढ़ा, गेहूं का दाम नहीं बढ़ा। अरे उत्तर प्रदेश आइए, देखिए कितनी ज्यादा बिजली मिल रही है। कर्जा माफ कितना हुआ? दुष्यंत जी उत्तर प्रदेश आइए, दिल्ली से थोड़ा नोएडा गाजियाबाद भी आ जाइए, थोड़ी दूरी है, 20 उत्तर किलोमीटर। प्रदेश में ही रहता हूँ। अरे नोएडा गाजियाबाद में ही रहता हूँ मैं। नोएडा गाजियाबाद के बिजली कितनी मिल रही है? नहीं, मैं देख रहा हूँ मनीष जी आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। मनीष जी प्लीज शांत हो जाएं। यस, कंप्लीट करें सर, कंप्लीट करें नगर साहब, 20 सेकंड कंप्लीट करें। तो ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये आ गई है कि सपा बसपा गठबंधन के लोगों को तोड़ के और उनको सरकार में शामिल करके अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलराइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए द डिबेट में रुकेंगे। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ बीरेन सिंह भी हमें तब तक ज्वाइन कर चुके होंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि विभीषणों के आधार पर चुनाव में क्यों 2019 में उत्तर प्रदेश में जाना चाहती है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देश में इस वक्त तकरीबन 63% से ज़्यादा के हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 325 MLA वाली सरकार उत्तर प्रदेश की है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बेचैनी है। बेचैनी यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता इन दिनों पार्टी के कार्यक्रमों में उतनी रुचि नहीं ले रहा जितनी रुचि उसने 2014 और 17 में ली थी। कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट खोजी है। काट यूँ खोजी है कि वो चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टी के नाराज नेता हैं वो अपने एक कमिटेड वोट के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, यानी बीजेपी का हिस्सा हो जाएं, जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी पोचिंग करना चाहती है या फिर बीजेपी को विभीषण पसंद है। इसका कारण क्या है? क्या बीजेपी को अपने काम पर भरोसा नहीं है या फिर बीजेपी को भरोसा है कि जो भी इस तरह के नाराज नेता दूसरी पार्टियों के उनके दल में आएंगे उनके जरिए वो सत्ता तक पहुंचेगी? मनीष शुक्ला इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं बीरेन सिंह के पास चलता हूं। देखिए ब्रजेश जी, हमारे चुनाव का एजेंडा विकास है। चुनाव में जाने का आधार मोदी जी और योगी जी की सरकार का कामकाज ही रहेगा। हम रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाएंगे अपने 5 साल का केंद्र सरकार का, और जितनी अवधि हमारी योगी सरकार की हुई होगी उसको लेकर जाएंगे। और जिस बयान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बयान नहीं था बल्कि किसी सवाल का वो जवाब भाई प्रीतपाल, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज इस तरह के बैनर मत लहराएं डिबेट में। 2014 के बाद अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने पार्टी की जन भी बैनर, हाँ क्या ये बैनर दिखाते हो आप? बताओ। अरे मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ। बीच में बोल नहीं सकते ना, तो हमने कहा दिखा दिया जाए, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है, लेकिन आप इसको कपिल कॉमेडी विद कपिल मत बनाइए अरविंद केजरीवाल। नहीं, हम बीच में बोलना नहीं चाहते, दिल्ली में ही रखिए। उत्तर प्रदेश में दर्शकों को बता रहे हैं बस। उत्तर प्रदेश में ये परंपरा मत डालिए। बैनर ला रहा था। आम माफी पार्टी के इसमें लिखा यही है, आप पढ़िए, ये झूठ बोल रहे हैं। आम माफी पार्टी के आप ये नेता झूठ बोल रहे हैं, यही लिखा है। आप अपनी बात कहिए। हाँ बोले आप। देखिए ब्रजेश जी, कोई बात नहीं, उन्होंने अभी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माफी मांग लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा 2014 के बाद जितने आम चुनाव हुए, हमको लगता है जब एनालिसिस करिए तो पूरी एनालिसिस करिए। ये डिबेट में क्या-क्या तरीके खोज के लाते हैं भाई। 2014 के बाद राज्यों में भी चुनाव हुए, वहां हमारी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। साथ ही साथ
मुझे केवल ये बताओ कि ये सपा बसपा से नाराज नेताओं को क्यों पटा रहे हो? आपके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है, क्या काम पर भरोसा नहीं? मुझे एक लाइन में जवाब दो। चर्चा के पहले चरण में भी, चर्चा के दूसरे चरण में भी मैंने एक बात कही कि हमारे चुनाव का एजेंडा विकास, चुनाव में जाने का अधिकार हमारा रिपोर्ट कार्ड होगा। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे योगी और मोदी सरकार का और मांगेंगे। तो आज खाओ कसम की दूसरी पार्टी के नेता नहीं लोगे? नहीं, ये ब्रजेश जी खाओ कसम। तीसरी बात कही कि निश्चित रूप से राम राज्य स्थापित करने के लिए अगर प्रभु राम ने विभीषण का सहयोग लिया था, भगवान राम ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। मनीष जी देखिए, आप गलत कोट कर रहे हैं। भगवान राम ने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। सहारा लिया था तो हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई राम राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है तो आप कह रहे नजर है हमारी, इसका मतलब आप कह रहे नजर है। देखिए, अब आरएलडी के साथी से कहिए, कम से कम श्री अजीत सिंह की पार्टी को अधिकार नहीं है कि वो दल बदल किसी पर बात करे। आप सुन लेंगे। आप किसके साथ सरकार नहीं बना चुके? आपकी पार्टी किसके साथ जानता है? इस देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसके साथ क्यों बुला रहे हैं? आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है। सीधे देखे कैमरे दल बदल आप चिल्ला के इन विषयों पर नहीं पता है। चौधरी जी सिंह किस दल के साथ नहीं गए? कांग्रेस के साथ नहीं गए, बीजेपी के साथ नहीं गए, सपा के साथ नहीं गए। आप बताइए, आप किसके साथ नहीं गए? और आप किसके साथ नहीं गए ये बताइए। नहीं, आप किसके साथ नहीं गए ये बताइए। हाँ, आप विभीषण वाली बात कुछ कह रहे थे। विभीषण वाली बात ये है कि विभीषण जो था रावणी वृत्ति का आदमी नहीं था। उसको वो जब हनुमान जी गए, इन्विटेशन लेके गए थे। जब हनुमान जी गए कांग्रेस और एलडी तक जो अगर राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़ के कोई सज्जन था, वो बिल्कुल सज्जन आना चाहता है। खुद गया था। ये तो आप खोज रहे हैं, आप बटोर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या कहा था? क्या कहा था भगवान राम के? हाँ, एक मिनट, मनीष शुक्ला बताएं, आप शुक्ला जी की ओर देखकर विभीषण किसको कर रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आरएलडी की राक्षसी प्रवृत्ति से कल यही तंग आ जाए शुक्ला जी, तो हम लोग का कर्तव्य नहीं है कि अच्छे व्यक्तियों को नहीं बचाता है। बस ये एक सवाल मनीष भैया से। राम राज्य की स्थापना करने का वादा तो आपका था, हमारी तरफ से विभीषण लेकर के आप राम राज्य स्थापित करेंगे, ये वादा तो नहीं। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर नहीं, विभीषणों पर इतना भरोसा क्यों है और इतनी बेचैनी क्यों है बीजेपी को? ब्रजेश जी, राजनीति में तमाम सारे दल एक दूसरे को लेते हैं और लोग दल छोड़ते हैं, दल बदल होता रहा है, लेकिन बीजेपी को एक कैरेक्टर वाली पार्टी माना जाता है, पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं लोग। लेकिन बीजेपी के लिए उस दिन लोगों के मन में धारणा बदल गई थी जब इन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। आपको याद होगा, वो एनआरएचएम के आरोपी हैं, जेल में हैं, बहुत सारी बदनामी हुई बीजेपी की। अब चुनाव फिर आ रहा है लोकसभा का, तो सत्ता की खातिर देखिए, ये आप इसको पोचिंग सब कहते हैं, हम तो कह रहे हैं ये टोचन कर रहे हैं। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो ये दूसरी गाड़ी में रस्सा बांध के खींच के ले आएंगे, उसको टोचन कर रहे हैं ये नेताओं का। इस कोशिश में है, क्योंकि सियासत में जब कोई सिद्धांत है नहीं, बीजेपी में जो आए वो पवित्र हो जाए, बीजेपी में बाहर है तो गंदा है, ये सब स्थितियाँ हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सिद्धांत और वसूल और चरित्र की जो बातें हैं वो कहाँ हैं। तो ब्रजेश जी, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक शराबी था, बहुत शराब पीता था। एक डॉक्टर के पास पहुँचा, पूछा, डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हैं? तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा सच्ची? बोले हाँ। बोले 100%? बोले हाँ भाई, शराब छुड़वा देता हूँ मैं बिल्कुल। तो उसने कहा लखनऊ पुलिस ने मेरी 4 पेटी शराब पकड़ ली है, छुड़वा दो। तो डॉक्टर ने कहा यार, शराब तो मैंने बहुत छुड़वाई, लेकिन ऐसी शराब आज तक नहीं छुड़वाई है। तो समझ में नहीं आता है कि चाहता क्या है। मर्ज कोई और, इलाज कोई और, उपाय कोई और मांग रहा है आदमी। तो राजनीति में ठीक है, बीजेपी अपनी संभावनाएं तलाशे देख रही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, वो दोनों जगह सरकार में हैं, उनको वादा करना है बिजली देने का। बट मैंने किसी अध्यक्ष को इस तरह का स्टेटमेंट देते नहीं सुना कि उसके दूसरी पार्टी के नेताओं पर उसकी नज़र है।
ये मुझे लगता है गैर राजनीतिक बयान है। देखिए, उन्होंने शिलापट पे बोले विधायक का नाम नहीं लिखा कैलाश नाथ का असगरा वाले, कि वो तो चोर है, और वो निकल गई बातचीत में मुंह से। अब राजनीति में तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, वो मीडियम सुर्खियां बन गया। तो अब बीजेपी के सामने देखिए, अब बयान महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है इनका 2019 का चुनाव जीतना। नहीं, नीयत महत्व रखती है, मैं मानता हूँ बीरेन जी। राजनीति में जो आपकी नीयत है ना, वो आपके विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, तो इन्होंने नरेश अग्रवाल को ले लिया और इन्होंने किसी को बुक्कल नवाब को ले लिया। अब इनके पास नीयत इनकी और कैसे जानेंगे आप, इनकी नीयत क्या है? हाँ। ये दांत गड़ाए बैठे हैं 2019 के चुनाव पे। तो आज जो चुनाव में होता है, अच्छा, मुलायम सिंह डिग्री कॉलेज की मालिक सरोजनी अग्रवाल भी इन्हीं के यहाँ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चुनाव में क्या होता है? आज आपका साहित्य क्या कह रहा है बीरेन जी? आज रफीक सदानी साहब का साहित्य बोलेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। कि चुनाव की कर रहे हैं तैयारी एक से बढ़कर एक, और छठे मदारी छठे शिकारी एक से बढ़कर एक, और देशभक्त देशवा के पुजारी एक से बढ़कर एक, और फार्चूनर से आई है रोज भिखारी एक से बढ़कर एक, और वही काम बड़काऊ करें तो उसको समझो पुण्य, और हमारे ऊपर फतवा जारी करें रोज एक से बढ़कर एक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वेश द्विवेदी साहब, देखिए, राजनीति में पुनः उसी मसले पर आता हूँ कि विचारधारा हमेशा एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है भारतीय राजनीति में। जब आप किसी विचारधारा की राजनीति करते हैं तब आप उसमें इस बात को बहुत संयम रखना पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड के किस व्यक्ति को अपनी विचारधारा के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये ऐसे दौर में हमारी राजनीति इस देश की पहुँच चुकी है जहाँ विचारधारा पीछे छूट गई है, सिर्फ जीत और हार और सिर्फ अपनी राजनीति आगे बढ़ाना, सिर्फ यही मकसद रह गया है? ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल एक सलाह देना चाहता हूं जो हमारे राजनेता हैं कि वाणी का संयम बरतें। रावण और विभीषण ये शब्द प्रयोग करने के कलयुग में आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी विचारधारा से परिवर्तित हो सकता, परमार्जित हो सकता, आ सकता, जा सकता, उसके लिए उसे स्वतंत्रता है और उसके बारे में बोलना भी चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन जो विचारधारा है उससे मुझे लगता है कि इतना डेविएट होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। विचारधारा के लिए आपने कार्य किया तो विचारधारा पर दृढ़ता से रहिए, समाज भी उसको स्वीकार करेगा। पर सर, जिस तरह की राजनीति है उसमें आपका अपना व्यक्तिगत मानना क्या है कि विचारधारा पीछे छूटी है? कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग विचारधारा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आज वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जीते या हारे, आप अपनी विचारधारा पे रहिए ना। मुझे ये लगता है कि आपने ऐसा व्यक्तिगत प्रश्न किया। विचारधारा से निश्चित रूप से सभी डेविएट हो रहे हैं और तेजी से डेविएट हो रहे हैं, और जिससे कि जनता में अविश्वास बढ़ रहा, उसको विश्वास को कायम करना चाहिए। अगर विचारधारा आपकी ठीक है तो उसके साथ जनता रहेगी। ऑलराइट, यस अब्बास अली जैदी साहब। आदरणीय सुरेश जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, सर्वेश जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। आप जिस संगठन की नुमाइंदगी करते हैं उस संगठन के सदस्य इसको मानते हैं कि बहुत हायर प्रिंसिपल्स का वो संगठन है। हम आपसे एक संरक्षण चाहेंगे। आपने कहा कि विपरीत विचारधारा के लोग एक हो रहे हैं, सिर्फ उनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। संरक्षण हम आपसे सिर्फ एक बात पे चाहते हैं, 4 साल तक पाकिस्तान की समर्थक मुफ्ती महबूबा की सरकार और महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर कश्मीर में जुड़ी रही तो ये सही निर्णय था या उनकी विचारधारा दोनों की सेम है? इस पे अपना संरक्षण दे दीजिए। आपका स्वयं क्या मानना है कि क्या 4 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्वेश जी बोलें, साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी? हाँ, अब सवाल हो गया, और बीजेपी दोनों की विचारधारा क्या एक है? इस पे अपना संरक्षण दे दें। आपने प्रश्न किया, उत्तर उससे पहले ही कल आ गया। अच्छा, मैं ना, मेरा प्रश्न आपसे इतना है कि यानी कि 4 साल तक विचारधारा एक थी, कल से बदली है। मेरा संरक्षण आपसे हम चाहते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप एक संरक्षण दीजिए, बताइए। कि विचारधारा एक नहीं है,
ये विचारधारा एक नहीं तो आपको क्या हक पहुंचता है कि आप ये बात कहें? आज उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक प्रश्न और एक ऐसी झूठी सरकार को कि जिसने अपने ही संकल्प पत्र को लागू नहीं किया या अपने संकल्प पत्र पे काम नहीं किया, जिसने देश को जात के आधार पर और धर्म के आधार पर बार बार बांटने के प्रयास किए, अगर ऐसी सरकार से देश को निजात दिलाने की बात हो रही है तो आप इस बहस को दूसरी तरफ लेके न जाएं। हाँ, आप बोलने दें द्विवेदी जी, 10 सेकेंड। ऐसा है कि ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जरा ये प्रश्न अपने से करिए तो आपको प्रश्न का उत्तर आपको ही मिल जाएगा। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी क्या है? ये विभीषण क्यों खोज रहे हैं भाई? काम के आधार पर जाइए ना, किसने रोका आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं होनोलुलु स्थायी नहीं है। उसको अगर सत्ता की सियासत करनी है तो तमाम रास्तों पर काम करना पड़ेगा। सियासत सत्ता की नहीं होती है भाई। जी होती है, माफ कीजिएगा। कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो सड़क पर टहलना खाली चाहेगा? माफ कीजिएगा, यथार्थ की बात करिए भाई। विचारधारा फिर क्या चीज होती है? मैं उसी पा रहा हूं, लेकिन यह स्थिति आई क्यों, इस पे आप सोचिए। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो निर्धारित करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म का एक डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना है 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक होने का। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रहेगी और उसकी ये व्यूहरचना होनी चाहिए कि कोई न कोई मुतफरका, कोई न कोई विभेद इसमें पैदा हो, कोई न कोई टकराहट पैदा हो, क्योंकि जातीय आधार पर वोटिंग होती है, जातीय आधार पर परिणाम आते हैं, जातीय गोलबंदी के चुनाव होते हैं, ये हकीकत है। और यह जातीय गोलबंदी फिलहाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके पेशानी पे बड़ा बल दिए हुए है। कारण बता दूं, बेचैनी कारण यही है निश्चित रूप से। देखिए, ये तो ऐसा इक्वेशन बन रहा है, आप 73 की जगह 37 हो सकते हैं, आप 71 की जगह 17 हो सकते हैं, डिजिट्स पलट सकती हैं। ये इलेक्शन है और ये मान के चलिए, कोई कितनी नैतिकता की बात करे, ब्रजेश मिश्र जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव, जातीय गोलबंदी, धार्मिक ध्रुवीकरण, इन समीकरणों पर सुची विश्वास जी, सुनिए, मैं कंप्लीट कर लें बात। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का हक है कि अगर उसने इतनी बड़ी कामयाबी पाई है 2014-17 में, तो भी जो भी समीकरण होते हैं, आप युद्ध के मैदान में हैं, ये बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है 2019 का, तो हर हथियार हर पार्टी चलाएगी। और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया युग है, पर आप बाबू सिंह कुशवाहा और भुक्कल नवाब का हथियार नहीं चला सकते ना। वो जमाना गया, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। लेकिन एक खाली आखिरी सेंटेंस जरूर सुन लीजिए। ये मोदी और कंप्लीट करें जी, शाह युग की भाजपा है जो एग्रेशन की पॉलिटिक्स करती है। सुची विश्वास जी, क्या विचारधारा विकास की राजनीति पीछे छूट गई है? अवसरवाद और कहां कौन सत्ता दिला सकता है, कौन अपने कमिटेड वोट बैंक के साथ आ सकता है, यही इंपॉर्टेंट रह गया है। देखिए, अभी सर्वेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा परिमार्जित शब्दावली और रावण और कलयुग में ऐसे शब्दों का चयन और भाषा का संयम और नैतिकता, तो मेरा अनुरोध है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके शीर्ष नेताओं को हो। क्योंकि जिस तरह राजनीतिक रैलियों में स्वयं अभी हुबली में प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की शब्दावली का जो चलन संसद में, सदन में, चैनल में और 10 लोगों जी को टारगेट क्यों कर रही हैं? मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूं, किंतु वो एक पार्टी के मतलब मदर नहीं ना, वो किसी पार्टी बिलोंग नहीं करते, वो आरएसएस के विचारक वो जिस संघ की जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं वही मदर कंसर्न भी है बीजेपी की। ओके, तो उसके आधार पे तो मैं उनसे सहमत हूं और ये बात नीचे तक जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने उनकी चीज कही। दूसरा, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वो विकास का एजेंडा और रिपोर्ट कार्ड, तो ये 2014 से और 2019 आ रहा है, ये विकास क्या सुरखाब का पक्षी है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है? आप उत्तर चश्मा धैर्य रखिए। श्री राहुल गांधी जी का चश्मा जो आपके चेहरे पे लगा है उसको उतारेंगे तो दिखेगा। एक कहावत है, आपको दिखेगा। हरी गंगे। और बीजेपी का क्या कैरेक्टर है? सुची जी 2014 के बाद 22 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। अगर विकास नहीं किए होते तो सरकारें न बनती। मनीष जी, मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए थोड़ा। आप सत्ता में हैं, थोड़ा संयम भी सीखिए। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है ये बहुत दूर तक काम नहीं आएगा। नहीं, ज्ञानी तो केवल श्री राहुल गांधी जी और सुची विश्वास जी हैं। नागर जी ज्ञानी है। ज्ञान तो केवल श्री राहुल गांधी जी के पास है। एक-एक करके बोलो, बाकी तो सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक मैं चाहता हूं या सुची विश्वास को बोलो। इतना अहंकार ज्ञान के लिए सुची जी मत रखिए अपने मन में। प्लीज बोलने दो। थोड़ा मनीष जी, थोड़ा आप इतना अहंकार मत रखिए। आप बोले, मैं आप बोले, प्लीज शांत हो जाएं।
हाँ बोले सुची जी। देखिए अभी देखिए दुष्यंत नागर जी को ही आप इतना टोक रहे थे, मैं तो आपकी बात में बीच में बोला नहीं। कोई किसी को भी विचारधारा को बिलोंग करता है, अगर वो विस्तृत अध्ययन करके आया है, तर्क का उत्तर है, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है। तो यदि आप फेसबुक और व्हाट्सएप के ज्ञान के आधार पर ही रामराज्य का वो करते रहेंगे तो आपका रामराज्य हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। आपकी एनकाउंटर पॉलिसी भी देखी, आपका कुलदीप सेंगर के सामने आपकी बेबस पुलिस की व्यवस्था भी देखी, आपका कठुआ भी देखा, शिक्षा मित्रों पे लाठीचार्ज रोजे में, और ये आपके राजनाथ सिंह जी जाके बताते हैं कि ये पत्थरबाज जो है वो गुमराह बच्चे हैं। आप किस किस विषय पे बात करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे करेंगे, आशा बहुओं पे करेंगे, शिक्षा मित्रों पे करेंगे, दलितों पे करेंगे। ऑलराइट, मैं दुष्यंत नागर जी को इस डिबेट में मैं जोड़ना चाहता हूं। सुची जी ऑलराइट। दुष्यंत नागर जी, क्या विचारधारा की राजनीति अब पीछे चली गई है? अवसरवाद और एन केन प्रकार सत्ता पा लेना ही एकमात्र विकल्प रह गया राजनीतिक पार्टियों का? हाँ जी, पेश कर दो। दुष्यंत नागर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और लेट मैं कोशिश करूंगा उन तक वापस पहुंचने की कोशिश होगी। क्या सत्ता पाना ही एकमात्र मकसद है शुक्ला जी? एकमात्र मकसद? आपकी भी पार्टी उसमें शामिल है, भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, और वो कोचिंग करे, कुछ भी कर लें, इसके अलावा उनके पास रह क्या क्या है? आपने किस शुक्ला कोई काम है नहीं इनके पास। हाँ, एक सूत्रीय का इसलिए, और जो लगातार इनकी हार हो रही है, अभी आगे होने वाले चुनाव में इनकी हार हो, दुर्भाग्य है ब्रजेश जी, इससे अपना जो लोग एक सांसद वाली पार्टी है वो पर कराना में इन्होंने दे दिया आपको। 22 राज्यों में और केंद्र में सरकार है। अभी एक लोग अभी ज्ञान दे रही थी, अगर वो थोड़ा ज्ञान श्री राहुल गांधी जी को दे देती, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं ब्रजेश जी, थोड़ा सोचिए, अगर ज्ञान राहुल गांधी को देती होती, जो कपिल शो करते हैं रोज राहुल गांधी जी, तो बहुत अच्छा होता। अगर सुची जी को अगर थोड़ा राहुल गांधी जी को ज्ञान दे देती। चीनी मंगाने से हो, केक खाने जाते हो पाकिस्तान और बात करते हो मुसलमानों के विरोध की, या कहते हो गौ मुसलमान का विरोध नहीं करते। सबसे ज्यादा मांस भात का आदमी बेच रहा है वो 100 मुजफ्फरनगर वाला, कौन? गो मांस सबसे ज्यादा वही बेच रहा है, वो निर्यात कर रहा है। और आप कहते हो गोवध बंद करो, गोवध बंद करो, गोवध बंद करो। राजनीतिक शुचिता की बात रालोद से आप कर रहे हैं। आप एक सेकंड बोलने दे, राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, एक मिनट, जस्ट सेकंड। दुष्यंत नागर जी, क्या विचारधारा विकास की राजनीति काम के आधार पर वोट मांगने के दिन लद गए? अब अवसरवाद की राजनीति होगी, पोचिंग की राजनीति होगी? नहीं, बिल्कुल भी लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और सभी राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, जो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं उन्हीं को आजमाना चाहिए, उन्हीं को कपिल सिब्बल किस दल से आए थे? और ये मणिशंकर अय्यर किस दल से आए थे? जयपाल रेड्डी किस दल से आए थे? जनता को बोलने दे। दुष्यंत जी अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आप एक सेकंड, कूल डाउन। हाँ दुष्यंत नागर जी, हाँ धैर्य नहीं है भैया, इनको थोड़ा पानी दे दो, पानी पे। हाँ दे दिया बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक अपने कैडर के ऊपर भरोसा करो। भाई दुष्यंत जी, मेरा भी सवाल है, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के कब के कार्यकर्ता है? मणिशंकर अय्यर कब के कार्यकर्ता है? जयपाल रेड्डी कब के कार्यकर्ता है? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना है, वो बात आप सुची विश्वास से पूछते, वो राजनीतिक विश्लेषक। बोले आप भाई नागर जी बोले, से बाहर निकाले। बोले एक सेकंड। अब ये तो देखिए, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मेरे विचारों का दमन किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रीतपाल सिंह जी, फाइनल कमेंट। यस, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा या विकास की बात पर अभी पीछे है, वो पोचिंग पर बिलीव कर रही है, विभीषण ढूंढ रही है। यही और थोड़ा अपने यहाँ भी सतर्क रहना। एकदम एन केन पर केन नहीं, हमारे वहाँ तो सतर्क है सब। इन्होंने बहुत कोशिश की दिल्ली की सरकार गिराने का, पूरा काम किया। एक विधायक जो था, जो पहले भाजपा का था, उसी को घसीट पाए, और आज तक एक भी विधायक हमारा इधर से उधर नहीं कर पाए। ये एन केन पर केन से इनका शुरू से ही नाता रहा है। हर तरह से ये कैसे सत्ता में आना चाहिए वो करते हैं। रामलला के नाम पे इन्होंने इतने बड़े सरकार खड़ी कर दी, परवंडा खड़ा कर लिया। रामलला आज भी 10x10 पे बैठे हैं और इनका कार्यालय हेडक्वार्टर 11,000 करोड़ लेकर आए थे। जरा बैनर दिखाइए। आप एक बार बैनर क्या लेकर आए थे? ये बैनर में लेके आया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह के बैनर है, देखिए अलग अलग बैनर है सर, देखिए आप। हाँ थोड़ा फुल स्क्रीन में इनका बैनर दिखा है। ये परमानेंट बैनर लेके चल रहे हैं, तो रूबरू नहीं कराना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार।
एक बहुत रह बहुत गया सब। आभार, एक रह बहुत गया। बहुत आभार आप ये लोगों मुद्दे का। से भटका रहे हैं। ओह माय गॉड, धन्यवाद धन्यवाद। मैं कहता हूँ किसी दिन काले कपड़े वपड़े पहन के झंडा लेके मत आ जाना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।